नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर लगातार हंगामा जारी है। काठमांडू में जेन जी का बवाल, जेन जी का मतलब हुआ कि जो नौजवान पीढ़ी है उनका एक बड़ा हंगामा जारी है। काठमांडू में इस समय इंटरनेट को बैन किया गया है। सड़कों पर उतरे हजारों युवा प्रदर्शनकारी। नेपाल संसद परिसर में ये तमाम प्रदर्शनकारी इस समय दाखिल हो चुके हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। पुलिस ने पानी की बौछारों और फायरिंग का भी इस्तेमाल किया गया है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है। नेपाल में इस समय हालात तनावपूर्ण हैं। ताज़ा हालात पर बात करते हैं। काठमांडू से हमारी संवाददाता श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, क्या कारण रहे इस तरह से इंटरनेट को बैन करने के, और बैन करने के बाद के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को फायरिंग, आंसू गैस के गोले और तमाम चीजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? ऋतु, देखिए, पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिशा निर्देश दिया था कि सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में कानून होने चाहिए। मगर उस समय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे संसद ने भी सीरियसली इस बात को लिया था और सरकार ने सारे सोशल मीडिया साइट्स को निर्देश दिया था कि वो अपना एक कार्यालय काठमांडू में खोलें और एक संप्रेषण के लिए कोई अधिकारी सोशल मीडिया वेबसाइट की तरफ से नियुक्त करें, ताकि समय समय पर नेपाल सरकार को जब लगे कि किसी कंटेंट को बंद करना है, रोकना है, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट सोशल मीडिया वेबसाइट के ऑफिस से कर सके। मगर देखें कि 28 अगस्त को इस बात का अल्टीमेटम भी नेपाल सरकार ने दिया था कि जितनी भी सोशल मीडिया साइट है वो अपना कार्यालय खोलें। मगर सिर्फ टिकटॉक को छोड़ करके अगर आप देखें तो किसी ने भी अपना ये ऑफिस नहीं खोला, क्योंकि टिकटॉक इसलिए भी, पिछले साल जब टिकटॉक पे बैन लगा था तो टिकटॉक के अधिकारियों ने यहाँ करके नेपाल सरकार से बात की थी और तब उन्होंने उसी समय ऑफिस खोल लिया था। तो टिकटॉक सिर्फ चल रहा है अभी नेपाल में, और बाकी जितने भी आपके लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वाइबर, कोई भी नहीं चल रहा है। पिन इंटरेस्ट, यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब ये ऐसे चैनल्स हैं जो कि युवा के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। लोग पढ़ाई इससे करते हैं, आदान प्रदान अपने ज्ञान का करते हैं, और विदेश में जितने भी विदेशी नेपाल में बैठे हुए हैं वो अपने घर में ये फ्री मैसेंजर, फ्री इंस्टाग्राम चैटिंग के थ्रू अपने परिवार से जुड़ पाते हैं। तो ये जब बैन लगा तो कहिए कि जो युवा आबादी है वो तो छटपटा गई, क्योंकि 4 दिन हो गए हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे नेपाल में ना प्रॉपरली फेसबुक देखा है ना इंस्टाग्राम, और फिर जो भी आपका रील्स एंटरटेनमेंट है वो तो खत्म हो ही गया है, और जो चैटिंग लोग करते थे, अपने अपने लोगों से जुड़ पाते थे विदेश में, वो खत्म हो गया है। देखिए, नेपाल में 33% से ज्यादा रेमिटेंस से कमाई होती है। आप आंकड़ा लगा लीजिए कि कितने नेपाली विदेश में रह रहे हैं, जो कितना रेमिटेंस नेपाल में आ रहा है, और वो केवल सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़ पाते हैं अपने परिवार से। जब ये बैन लगा तो युवा पीढ़ी ने अपने आप को इस रूप में लिया कि उनकी आवाज को बंद किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ही वो अपनी अपनी सोच को लाते थे, डिस्कस करते थे। तो अब तक कहिए कि जो जेन जी था वो सोशल मीडिया पे वर्चुअली डिबेट कर रहा था, डिस्कस कर रहा था। ये ऐसा बैन ने एक आग लगा दी कि वो अब वर्चुअल प्लेटफॉर्म से उतर के अब रियल वर्ल्ड में आ गए हैं अपने पक्षों को रखने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए। अब वो कहिए कि बहुत सीरियस होके मांग कर रहे हैं कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जितने लोगों से मैंने आज बात की, इस लाखों की संख्या में, उन्होंने यही बोला कि एनफ इज एनफ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी आवाज बंद की जा रही है। जब उनको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो सोशल मीडिया के तहत ही वो अपना पक्ष रखते हैं। तो जब ये पक्ष रखने का उनको मौका ही नहीं दे रहा तो सरकार उनकी आवाज को दबा रही है। तो इस बात का इन्होंने विरोध किया है, और अब कहिए कि भ्रष्टाचार को भी सामने लाया गया, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ जो युवा रह रही है उनको रोजगार मुहैया कराना है, वो रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो जो विदेश जाने का अवसर है वो भी उनको प्राप्त नहीं है, क्योंकि सारे विदेश जाने के अवसर जो अधिकारी हैं या फिर जो नेता है जिनके पास पैसा है वो चले जाते हैं। सरकारी नौकरी में यहाँ पर पैसे की मांग करती है तब नौकरी मिलती है, इसका आरोप युवा जनरेशन जो है, युवा पीढ़ी वो लगा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि युवा काफी गुस्से में है, त्रस्त है, और इसका आज आपको सामने रूप दिख रहा है। जब बात हुई थी कि युवा सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेगी और नाच गाना होगा,
ये परमिशन लिया गया था कि गाने के थ्रू ये अपना प्रोटेस्ट जताएंगे। तो फिर झड़प का कारण क्या हुआ श्वेता? फिर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कारण बलों के बीच झड़प का कारण क्या बना? देखिए रितु, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी तादाद में बच्चे आ जाएंगे। दीज वेर लाइक यंग जनरेशन, 10th क्लास के बच्चे, 11th 12th ग्रेजुएट्स। सो दीज वेर यंग पॉपुलेशन हु वेर वॉकिंग थ्रू मैती घर से ये बानेश्वर जाने की बात हुई थी, वहां तक वो जा रहे थे। मगर आबादी इतनी थी, अब इतनी आबादी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी अच्छी तादाद में थी, क्योंकि मुझे पुलिस भी बहुत दिखी। ऐसा आप नहीं कह सकते कि कम तादाद में पुलिस थी, पुलिस हर चप्पे चप्पे पे थी। मगर इतनी आबादी, लाखों लाख की संख्या को नियंत्रित कर पाना श्वेता हम नेपाल के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जनतंत्र के संघर्ष की यात्रा के दौरान भी नेपाल के लिए ये दृश्य नए नहीं है। इस तरह के प्रदर्शन जिसमें युवा भी बड़ी संख्या में होते हैं और अन्य एक तरह से वर्ग भी शामिल होते हैं, नेपाल ने इस तरह के प्रदर्शन आज कोई पहली बार नहीं देखे। लेकिन सवाल यह है कि अगर युवा पीढ़ी ने एक प्रदर्शन का आह्वान किया था तो उस आह्वान के बाद झड़प का माहौल कैसे बना, और अगर झड़प का माहौल बना तो बागेश्वर के हिस्सों को, जिन हिस्सों में इस समय कर्फ्यू जैसे हालात किए जा रहे हैं, तो वो क्यों किए जा रहे हैं? इस हिस्से का क्या, किस लिए ये अहम हो जाते हैं ये इलाके? ऋतु देखिए, जो पहले जितने भी आपने प्रोटेस्ट देखे हैं वो सारे के सारे राजनीतिक बदलाव को लेके थे, राजनीतिक दल द्वारा थे। मगर ये जो है ये किसी संघ द्वारा नहीं है या किसी एसोसिएशन द्वारा नहीं है। और पहले ही बच्चों ने स्पष्ट किया है, मैं बच्चे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफी कम उम्र के, आपको 16-17 साल के यहाँ पर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ग्रेजुएट्स कर रहे हैं। सो कॉलेज से निकले हुए सारे बच्चे यहाँ पर उपलब्ध थे। तो इनका कोई, आप कहें कि दे ओनली, ये इन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट किया था कि हम अपना प्रदर्शन करेंगे, मगर उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल उनके सहयोग में नहीं आएगा और किसी से जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये उनका प्रदर्शन है, उनका विरोध है। तो कहिए कि पुलिस ने भी ये नहीं सोचा होगा, मुझे लगता है, क्योंकि लाखों लाख की आबादी में इतनी संख्या में लोग आए, क्योंकि पुलिस की कमी मैंने बिल्कुल नहीं देखी है। और नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि मैं उनकी गारंटी तो नहीं ले सकती क्योंकि वो क्यों बानेश्वर की बिल्डिंग पर चढ़ गए या कैसे वो राष्ट्रीय असेंबली के परिसर में प्रवेश करने लगे, क्योंकि बात हुई थी कि कोई नहीं, शांतिपूर्ण होगा। और मैं जहां तक, और मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं खुद, मुझे याद है कि डिवाइडर पे लोग चढ़ रहे थे, तो बाकी जो बच्चे खुद प्रदर्शन में थे उतर उतर के रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज इस पे मत चढ़िए, घास दब जाएगा। बिल्कुल श्वेता, ये कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं है। 26 ऐसे बिना रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पे रोक लगाई गई थी। उसके बाद आखिर वो क्या व्यवस्था है जिसके जरिए इतनी बड़ी तादाद में नेपाल के तमाम युवा अगर सड़क पर मौजूद हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है ये जानना बहुत जरूरी है। हम देख चुके हैं कि दक्षिण एशिया के कई देशों में इस तरह के माहौल की परिणति क्या हुई है। बांग्लादेश हमारे सामने है, तो ऐसे में इसको बहुत लाइटली नहीं लिया जा सकता है। इस प्रदर्शन के कई बड़े संकेत हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता।